हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, बारी है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, भारत का संविधान। तो जब हमारा देश अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, हमने आज़ादी की मांग की, अंग्रेजों ने डंडे बरसाए। पर एक समय ऐसा आया जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ और ब्रिटिश, जो कि वर्ल्ड लीडर हुआ करता था, सुप्रीम पावर होता था, वो वर्ल्ड में अब जूनियर पार्टनर बन गया अमेरिका का और रशिया का। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंग्लैंड की हालत खराब हो गई। वहां नए प्रधानमंत्री आ गए, क्लेमेंट एटली, और कैबिनेट मिशन को भेजा गया भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए। एक ऐसी कमिटी जो भारत को पावर देने की प्रक्रिया, कि भारत कैसे चलेगा, कैसे भारत को गवर्न किया जाएगा जब ब्रिटिश चले जाएंगे। तो डिसाइड हुआ कि भारत का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड। अब सवाल यह आता है कि इसे लिखेगा कौन? तो कैबिनेट मिशन में ही यह प्रपोजल दिया गया कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब वो मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट को इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उस जमाने में भी जो चुनाव होता था, या प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, वो मेंबर्स क्या करेंगे? वो चुनेंगे देश का संविधान लिखने वालों को। सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कितने मेंबर्स चुने गए? 389 मेंबर्स को चुना गया कि ये भारत का संविधान लिखेंगे। इनमें हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी होंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी वो है जो फाइनली क्या करेगी, उसको लिखेगी। अब 389 मेंबर्स, इतने सारे मेंबर्स लेके कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे? हाँ, 389 मेंबर्स। 6 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होने वाली है। बात समझ में आ गई? तब यह डिसीजन हुआ कि इसमें से 99 मेंबर्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्टिसिपेट नहीं बनना चाहते हैं। तभी भी 289 मेंबर्स बच जाएंगे। ये सारे मेंबर्स 2 साल 11 महीने 18 दिन, हाँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 114 दिन तक टोटल करेंगे। तो लगभग 114 दिन तक ये क्या करेंगे? काम करेंगे और लिखेंगे दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। समझ में आ गया कैसे बना? अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया, बट हमने इसे इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन से 26 जनवरी 1950 से देश में रिपब्लिक देश बन गया। जिस देश का अपना संविधान हो, जहां पर एक इलेक्टेड हेड हो, जो देश का नॉमिनेटेड मेंबर हो, अर्थात नॉमिनल हेड हो, जैसे प्रेसिडेंट होता है हमारे देश में, उस देश को रिपब्लिक देश कहते हैं। तो भारत रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी 1950 से। अब हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या है इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट क्या है? इतनी कहानी तो समझ में आ गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर, पहला पार्ट है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है? सोल, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। सोचिए, आप बुक खोलते हैं, कोई भी अपनी सिलेबस की बुक खोलते हैं, पहला पेज क्या मिलता है आपको? प्रीफेस। तो प्रीफेस की तरह ही है ये प्रीएम्बल। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। ठीक है? तो व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो क्या बताता है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, क्या 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 सोच, क्या थॉट प्रोसेस से इसको बनाया गया है। ठीक है? ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। बात समझ आ गई? इसीलिए प्रीएम्बल को जान करके ही अंदर के लॉज को इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब अगर कहीं इंटरप्रिटेशन में
कहीं समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो प्रियम्बल उसमें मदद करेगा समझने में कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है। बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल की। तो मैंने पहले ही बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आत्मा मुझसे पूछेंगे तो प्रियम्बल के अंदर लिखी है, क्योंकि इसमें आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द प्रियम्बल लिखा है, बेसिक गाइडलाइंस है। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या सोच बना के लिख रहे हैं, क्या हमारा वैल्यूज है, ये सोच करके लिखा गया था प्रियम्बल। बात समझ में आ रही है। और क्या है, प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कहा गया, दे आर नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब जो प्रियम्बल में लिखा है इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाकर के क्या करेंगे, अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, बट यस गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, बात करते हैं कीवर्ड्स। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो ये शब्द जो लिखे हैं, हर एक शब्द का एक गहरा अर्थ है। हाँ, हर एक वर्ड का, प्रियम्बल है तो एक पेज का ही बेसिकली, बट उसमें हर एक वर्ड का एक मतलब है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया ये लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये बताता है कि हमारा भारत एक सोवरेन कंट्री है। हमारे भारत में जो अथॉरिटी है, जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर है, वह जनता है। यहां पर जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि वह किसके द्वारा रूल की जाने वाली है, अर्थात यह देश एक डेमोक्रेटिक देश बनने वाला है। ठीक है, इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पावर कहां से आ रहा है, पावर आ रहा है लोगों से। फिर है, भारत एक सोवरेन देश है। सर सोवरेन देश, एक ऐसा देश जो अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है, एक ऐसा देश विच इज इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, अ कंट्री विच कैन मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी का सुनने, किसी का सहने की जरूरत नहीं, जो हमारा देश करेगा हम वैसी पॉलिसीज बनाएंगे। यह है सॉवरेन देश। भारत एक सॉवरेन देश है, सोशलिस्ट देश है भारत। सर सोशलिस्ट, एक ऐसा देश जहां समाज में अमीरी और गरीबी का भेदभाव कम होगा, जहां पर सोसाइटी में बहुत वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर नहीं होगा। सरकार इसके लिए प्रयास भी करेगी, सरकार कोशिश करेगी कि द सोसाइटी में हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में गैप कम से कम हो, अर्थात सरकार खुद प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को ओन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलर, एक ऐसा देश जहां पर धर्म के नाम पर बराबरी है, जहां गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, पर आम जनता को जो चाहे वो रिलीजन अडॉप्ट करने की छूट है। मतलब गवर्नमेंट क्या है, थियोक्रेटिक नहीं है। सर ये थियोक्रेटिक कौन सी देश होता है, एक ऐसा देश जहां धर्म सरकार का होता है। जैसे आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वो इस्लामिक कंट्री है, अरब में चले जाएंगे वहां गवर्नमेंट का रिलीजन भी है, हमारे यहां गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, सब धर्मों के लिए बराबरी है। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, मतलब पीपल इलेक्ट दी रिप्रेजेंटेटिव हु विल गवर्न देम। हम खुद तय करते हैं कि हम किसको चाहते हैं जो हमारे लिए कानून बनाए, हम पर राज करे। हमने ही तो चुना मोदी को, हमने ही तो चुना बीजेपी को। बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक, एक ऐसा देश जहां हेड ऑफ द कंट्री की पोजीशन हेरिडिटी नहीं है, जो हेड है उसकी पोजीशन उसके पास तो है पर उसके आने वाली जनरेशन को पास नहीं होगी। हमारे देश में हेड ऑफ द कंट्री को कहा गया है दी प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट्स है, बट याद रखिएगा रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, और प्रेसिडेंट की पोस्ट हेरिडिटी नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट की आने वाली संतान प्रेसिडेंट बन जाएगी नहीं। पहले जमाने में राजाओं में होता था कि राजा का बेटा राजा और उसका बेटा राजा, नहीं, ये हमारे देश में नहीं है। ठीक है, और क्या खास बात है, जस्टिस। जस्टिस को आप भाषा में बोलेंगे न्याय, पर कैसा न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हर स्पीयर में, जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, अब वो चाहे समाज में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, या चाहे किसी और रूप में। नेक्स्ट है लिबर्टी, मतलब छूट, आजादी। किस चीज की छूट है, सोचने की छूट है,
अपनी बातें रखने की छूट है, विश्वास करने की छूट है, पूजा करने की छूट है। तो हमारे देश में आप किसी भी धर्म को पालन करिए, कोई भी मत, कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन फॉलो करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं, लिबर्टी है आपके पास, फ्रीडम है। नेक्स्ट है वापस इक्वालिटी। किस चीज की इक्वालिटी? आप बराबर हैं, आप स्टेटस में बराबर हैं और आपको बराबर मौका मिलेगा पब्लिक ऑफिसेस में। मतलब कि अगर कहीं जॉब आ रही है तो आप भी उसके लिए बराबर हकदार हैं। ठीक है, ये है हमारे प्रीएम्बल्स में लिखे हुए पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। हमारे देश में सारे धर्मों के लोग आपस में मेल जोल करके, मिलजुल करके, भाईचारे के साथ, यूनिटी के साथ रहते हैं। अब आप देखिए, जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उसमें सारे धर्मों के लोग आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। अब वो चाहे होली हो, चाहे वो कोई और रिलीजन हो, कोई और धर्म हो। ठीक है, अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का बड़ा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने कहा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे? तो मैंने बताया ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी जिसमें 299 मेंबर्स बचे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ने दिन रात करके इसको लिखा। सर कहां से लिखा? क्या इतने ज्ञानी थे? नहीं नहीं। तो यही तो उसमें सिखा रहे हैं कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो इसकी क्या खूबियां हैं। पहला खूबी यह है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, डिटेल्ड में लिखा गया है और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट के, जस्टिस के, राइट्स के, ड्यूटीज के। तो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। क्या आपने कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देखी है क्या? देखिएगा, गूगल करके देखिएगा, बहुत मोटी, हाँ बहुत मोटी और बहुत बड़ी किताब है। हाँ, आप इसका कंप्रेस्ड फॉर्म देख सकते हैं पर बहुत बड़ी किताब है। ठीक है, बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसके सोर्सेस कहां हैं, कहां से इतना ज्ञान मिला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ज्ञान अलग अलग कंट्री से मिला। जैसे हमने ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हाँ अंग्रेजों का, जिन्होंने हम पे रूल किया था, तो उनसे क्या सीखा? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाना। हमारे देश में भी आपको पता ही है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट है। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से सीखा। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिकता होगी, ऐसा नहीं होगा कि स्टेट की नागरिकता अलग मिलेगी, कंट्री की नागरिकता अलग मिलेगी जैसे अमेरिका में है। हमारे देश में एक ही नागरिकता है। आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तो आप यूपी के नागरिक बनने की अलग से जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? और क्या खास बात है, हमने यूएस से क्या सीखा, अमेरिका से क्या सीखा? हमने हर अच्छे पॉइंट्स को दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल लिया। जैसे अमेरिका से सीखा फंडामेंटल राइट्स, तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया है। और क्या सीखा? प्रोविजंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे हमारे पास पावर है कि हम प्रधानमंत्री के भी पावर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास न्याय प्रणाली है, जो अगर चाहे लेजिस्लेचर फेल हो जाए पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर एक्ट कर सकती है। कैसे? जुडिशियल रिव्यू करके। मतलब अगर कोई कानून बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड घोषित कर देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, और वो भी खुद। हाँ, हमको जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में जाना नहीं है, कोर्ट खुद भी क्या कर सकती है, अपने आप से संज्ञान लेकर कैसा कर सकती है। और क्या खास बात है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से हमने क्या सीखा? आयरलैंड से सीखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए, इंप्लीमेंट करने चाहिए, ऑल्दो दे आर नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखा हमने? ऑस्ट्रेलिया से सीखा फेडरल स्ट्रक्चर बनाना, मतलब पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर, और बोथ आर सुप्रीम इन देयर ओन स्पीयर्स। और ये पावर कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। कौन सिखाया हमको? ऑस्ट्रेलिया ने सिखाया। और क्या सिखाया? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा हमने? हाँ, फ्रेंच लोगों से क्या सीखा? फ्रेंच से हमने सीखा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच में दुनिया का पहला रेवोल्यूशन आया था, और हमने उनसे भी सीख लिया। तो इसको भी इंक्लूड कर दिया अपने प्रीएम्बल में। तो हर अच्छी चीज जो दुनिया में बनी, जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बनी, पहले बन चुकी थी, उनसे अच्छाई निकाली और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसीलिए इतना समय लगा ना। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और फीचर्स की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा देश है तो फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, ऑस्ट्रेलिया से सीखा था ना, बट यूनिटरी बायस के साथ, मतलब दोनों के फीचर्स हैं। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर डिवाइडेड है, सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में, दोनों के पावर कहां से डिराइव हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। बट फिर भी हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम भी कहीं कहीं अप्लाई होता है। जैसे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो सारा पावर किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास। तो इस तरह से सेंटर इज केप्ट मोर पावरफुल। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे हमारे देश में कुछ रेसिडुअरी पावर भी है। सर रेसिडुअरी पावर, देखिए जो स्टेट लिस्ट है उसके पावर, उसके कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। एक है यूनियन लिस्ट, उसके कानून कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट। पर एक और लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट, इसके कानून दोनों बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। क्या होगा अगर किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों कानून बना दे, बताइए, व्हाट विल हैपन इफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल होगा, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। क्यों जी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इज केप्ट मोर पावर। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में यूनिटरी बायस है। हम क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देते हैं। या मैंने कहा देश में जब रेसिडुअरी पावर की बात करते हैं, वो पावर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो पावर, भाई उस जमाने में साइबर क्राइम के बारे में पता था क्या, ऐसा कोई क्राइम आने वाला है साइबर क्राइम, तो उस जमाने में तो जब ये कॉन्सेप्ट लिखा था उस समय तो साइबर किसी की कल्पना भी नहीं था, पर आज है ना साइबर क्राइम। तो ये रेसिडुअरी पावर में इंक्लूड किया गया और ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो पावर इन तीन लिस्ट में नहीं है वो सारे पावर किसके पास है, सेंट्रल। तो इससे साबित होता है कि हमारे देश में यूनिटरी बायस है। फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है पर कीपिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिल मोर पावरफुल, ताकि स्टेट्स क्या हो, वो उनके कंट्रोल में रहें। ठीक है, इमरजेंसी में भी मैंने कहा सारा पावर किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बात करेंगे पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि जब चाहे तब एक अमेंडमेंट पास किया और क्या क्या कानून बदल दिया, एक सिंपल क्या क्या मेजॉरिटी से, नहीं, इतना आसान भी नहीं है। और न तो पूरा रिजिड है कि एकदम ही चेंज नहीं कर सकते, दोनों से बीच का है। मतलब समझ में आ गया, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट रिजिड है तो क्या रिजिड है, प्रोविजंस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। आप फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन है, इस स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और साथ में स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि सबसे मुश्किल काम है। हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का क्या है, एक रिजिड प्रोविजन है। उसी तरह से फ्लेक्सिबल प्रोविजंस क्या है, और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको आप इजीली अमेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा पार्लियामेंट में क्या करना है, मेजॉरिटी वोट पास करना है और काम खत्म। तो ये है पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूडेड है फंडामेंटल राइट्स। सर फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स हमें जीने का अधिकार देते हैं, इसके बिना लाइफ वर्थ लिविंग नहीं होगी। ठीक है, ये राइट्स हमें कौन देता है, ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। और ये राइट्स जस्टिसेबल भी है। इसका मतलब है अगर हमारे किसी राइट्स को किसी ने लिया, छीना, तो उसकी खैर नहीं है। हाँ, कोर्ट में जाकर के राइट्स को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड कर दी गई है बाद में। जैसे ड्यूटीज, हाँ भाई, अगर आप सोचते हो कि सारा कुछ आपको सिर्फ मिले, आपको राइट टू स्पीच मिले, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिले, आपको कल्चरल एजुकेशन राइट मिले, ठीक है, सब राइट तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी तो कोई क्या कर्तव्य है। हाँ, तो ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी, ये तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहते हैं ना, राइट्स एंड ड्यूटीज आर दी सेम कॉइन्स, है ना, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अंडर 242nd अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया था, पहले नहीं था। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1946 के टाइम पे नहीं था, बाद में इसको इंक्लूड किया गया है। और ये क्या करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऑब्लिगेशंस बताता है। जैसे हमारी और आपकी ड्यूटी है कि देश में जब हमारी जरूरत होगी, हमारे लिए देश सेवा में जब हमें पुकारा जाएगा, तो हम देश की सेवा में जाएंगे। हमें अपने राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो मुझे लगता है यहां पर मैं करते भी है ना। ये हमारी ड्यूटीज है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बताया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। और ये क्या है? एक तरह के गाइडलाइंस है। ये जस्टिसेबल तो नहीं है, मतलब कानून में जाकर के इसको पाया नहीं जा सकता है, बट ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देते हैं, गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग लाइट का काम करते हैं कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, वेलबींग ऑफ दी मासेस करना चाहती है, तो उन्हें इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारत में जो गवर्नमेंट है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ये कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। हमने पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बनाना सीखा कहां से? इंग्लैंड से। इसमें क्या होता है? इसमें लोकसभा होती है जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, इसमें राज्यसभा होती है जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट होता है। पर पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, हु इज आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। तो ये सब कहां मिला? हमें मिला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमारे देश में यही चलता है, प्रेसिडेंट है, पावर है, पर प्रेसिडेंट इज ओनली दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। बात समझ में आ गई? ये है हमारे देश का सिस्टम। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, हमारे देश में भली फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने कहा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, बट हर नागरिक को सिर्फ एक सिटीजनशिप लेनी है। स्टेट की सिटीजनशिप अलग से नहीं लेनी है, और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं, अमेरिका में डबल चलती है। हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है। आप अगर इंडियन नागरिक हैं तो आप जम्मू कश्मीर में रहिए, आप बिहार में रहिए, आप यूपी में रहिए, महाराष्ट्र में रहिए, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। क्लियर है? ओनली वन सिटीजनशिप। नेक्स्ट है हमारे देश में 2 लेजिस्लेचर के हाउसेज हैं। अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में है विधानसभा, विधान परिषद। हाँ, हालांकि सब स्टेट में दोनों नहीं है, छोटे स्टेट्स में जैसे नहीं है, बट यूनियन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल जिसे लोकसभा कहते हैं, जिसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये भी है हमारे देश में। और प्रधानमंत्री क्या करता है? मेजॉरिटी पार्टी का ही लीडर होता है। और राज्यसभा भी है हमारे देश में। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। हमारे देश में एक अनोखी बात क्या है? हाँ, हमारे देश के लिए अनोखी इसलिए बात कह रहा हूं कि हर 18 साल या उससे अधिक के नागरिक को वोट करने का अधिकार है। अब वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस को बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। और सबके वोट की वैल्यू कितनी है? 1। क्या राजा हो चाहे रंग को, वोट तो एक ही करने को मिलेगा, और आपका वोट क्या है? बराबर है। तो ये इक्वेलिटी बताता है हमारे देश की। और एक अच्छा सिस्टम है हमारे देश में, वो है सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। क्या? 3 लेवल्स में जुडिशरी को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बेस पर है, सबसे नीचे है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप चले जाइए स्टेट में। स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट लेवल पर है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कल चल जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इन सबको सुपरवाइज करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब ऑल 3 आर अलाइंड इन 1। मतलब हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम एक चेन, एक हायरार्की में चलता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे देश में, याद रखिएगा, और हाई कोर्ट हर स्टेट्स में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम काम करता है। और जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट है, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा, हाँ, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी जुडिशरी को डरा या धमका नहीं सकते हैं। जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी सैलरी काट देंगे, है ना, जजों को डरा देंगे, ए जज हमारे खिलाफ फैसला सुनाओगे। नहीं, हमारे देश में नहीं कर सकते। और हमारे पास तो पार्लियामेंट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। पावर क्या है? जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इवन पार्लियामेंट के बने कानून को भी नल एंड वॉइड कर सकती है। कब? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होंगे तो। ठीक है, ये वो पॉइंट बता दिया मैंने, जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो नल एंड वॉइड खुद ही कर दिया जाएगा। मतलब उसकी वैल्यू नहीं होगी। इमेजिन करिए, एक एग्जांपल देता हूं उसी का। मोदी जी के पास पावर है, ठीक है, मोदी जी सबसे बड़े लीडर है, ठीक है, मान गए आपकी बात। मोदी जी ने कानून बनाया कि मेरे मरने के बाद
मेरी ही संतान क्या करेगी, अब प्राइम मिनिस्टर बनेगी। चलो बिल पास हो गया, मान लेते बिल पास हो गया भाई, मेजॉरिटी बिल पास करा दिया, क्या होगा, नल एंड वॉइड। हाँ भाई, ये कानून हमारे देश में आ ही नहीं सकता। क्यों? हमारे देश में क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी है। बात समझ में आया? तो ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। इमरजेंसी पावर भी है हमारे देश में। हमारे देश की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इमरजेंसी मतलब होता है अनसर्टन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो रेगुलर में नहीं हो रही, जैसे नेशनल इमरजेंसी, देश पे अटैक हो गया है, इंडिया पे चाइना ने अटैक कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी घोषित हो गई। पाकिस्तान ने तो कई बार 3-4 बार अटैक किया है, हाँ 1948 में भी किया था, नेशनल इमरजेंसी घोषित हो गई थी। तब देश में पूरी देश को गवर्न कौन कर रही थी, हाँ प्रेसिडेंट गवर्न कर रहा था, इसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है पूरे देश में। और क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करे, ठीक से काम ना करे, तो स्टेट गवर्नमेंट ही फंक्शन ना कर पाए तो स्टेट में इमरजेंसी लग सकती है, हम इसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। उस समय स्टेट में गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनेटिव बन करके काम करता है। और या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश के पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है, या ऐसा भाषा में बोले देश के पास पैसे की तंगी हो गई है, फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ द कंट्री हैज गॉन डाउन। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ये 2 इमरजेंसी लागू हो चुकी है, नेशनल इमरजेंसी भी हो चुकी है, स्टेट इमरजेंसी भी बहुत बार लागू हो चुकी है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है, क्योंकि अगर ये आएगी तो सैलरी ऑफ द जजेस को और एमपीज को भी डिक्लाइन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस समय फाइनेंशियल कमीशन अपॉइंट करके इंक्वायर कर सकता है कि किस तरीके से इस इमरजेंसी से ओवरकम किया जाए। श्रीलंका नाम का देश में आ चुकी है इमरजेंसी, हाँ हमारे पड़ोस में देश है श्रीलंका, वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी रिसेंटली आई है, पैसे से बर्बाद हो गया श्रीलंका। और यही हाल लगभग हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उसका भी होने जा रहा है, एकदम दिवालिया होने वाला है पाकिस्तान भी। चलिए बात करेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो हमारे देश में कुछ ऐसे ही सोसाइटीज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जिनको पहले जमाने से, बहुत पहले से क्या हो रहा है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको बहुत दबाया गया, दे वर एक्सप्लॉइटेड। तो सरकार ने इनके भले के लिए क्या किया है, इनको एक स्पेशल प्रोविजन दिया है। क्या प्रोविजन दिया है इनके लिए? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हाँ सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके लिए सीट रिजर्व है। अप्रॉक्सीमेटली, मैं रफ आइडिया दे रहा समझा रहा हूं, 35% सीट कॉलेज में, तुम्हें नहीं, इनके लिए सीट रिजर्व है। और इंप्लॉयमेंट में भी, नौकरियों में भी इनके लिए सीट रिजर्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन पार्लियामेंट में चुनाव होगा तो इनको, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों को एक फिक्स नंबर ऑफ सीट क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई है। हाँ, इसमें वही कैंडिडेट खड़े हो पाएंगे जो इसको बिलोंग करते हैं। बात समझ आया? ऐसा क्यों किया गया है? ताकि यह क्या कर सके, वापस जो कहते हैं ना, इनका लेवल सुधर सके, ताकि इनकी लाइफ जो हेल्थ थी वो सुधर सके। हालांकि पहले से ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल। और मैंने कहा एजुकेशन आने से, लोगों के अंदर अवेयरनेस आने से आज हम क्या कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी तो वैसे ही बैन हो चुकी है ना। हमारे देश में आप किसी को अछूत या अनटचेबल नहीं कह सकते हैं और उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो हाँ, हरिजन एक्ट लग जाएगा, जेल चले जाओगे। बात समझ में आ रही है क्या है? तो हमारे देश में अनटचेबिलिटी बैन हो चुकी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इन दी वर्ल्ड है। देखिए, भारत के हिसाब से बनाया गया है, उसके अंदर वो रूल्स हैं जो हमारे देश को गवर्न करने के लिए जरूरी थे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज की कोशिश की है, और ये जो नोट्स है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट है, बहुत सिंपल नोट्स है, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये सारे नोट्स ले सकते हैं। हाँ, आपके पूरे चैप्टर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करके इसको रख रहे हैं। हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आइए और आपके लिए डेडिकेटेड ये सब कुछ क्या है, नोट्स एब्सोल्यूट फ्री है। सो बस एक काम करिए, शेयर करिए, बाय, टेक केयर करिए और बेहतर तैयारी करिए। सो थैंक यू।